हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपीपीसीएस, आरओ यारो, साथ ही आने वाले जो भी आपके स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होंगे। पॉलिटी में अब तक हम लोगों ने देख लिया है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से रिलेटेड हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज 4th पार्ट है, मतलब उसमें जो संसद के जो अधिनियम पारित किए गए हैं डिफरेंट ईयर्स में, और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इसका लिंक जो है, मतलब बेसिकली क्या है कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो नोट्स के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं, बट इसको लिंक किया जाएगा करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हुए हैं एक्ट्स में वो करंट की न्यूज़ है, तो जो चेंजेस होंगे उनके बारे में मैं यहाँ पे जानकारी नहीं दूंगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस अधिनियम से पूछे गए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, बस इतनी ही जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट का लेक्चर है उसमें मैंने कवर किया था संसद की कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया, और साथ ही जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक शॉर्ट में आपको मैं रिवीजन करवा देती हूँ लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था। तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो होता है वो एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, और जो संविधान के संशोधन का अधिकार है ये भी संसद के पास है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद जो अधिकारी कहलाते हैं तो वो स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो भी व्यक्ति 60 दिनों तक उपस्थित नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं 60 डेज तक, उनकी जो सदस्यता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 105, जिसमें प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ के बारे में बताया गया है संसद के सदस्यों से रिलेटेड। उसके बाद आर्टिकल 253 आता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां या फिर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं उसके तहत जो स्टेट लिस्ट होते हैं या फिर कोई भी लिस्ट यूनियन या फिर स्टेट की किसी भी लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर लॉज बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद के पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है। इसके बाद यदि संसद का अध्यक्ष चाहे तो किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे को बोलने के लिए कह सकता है। ठीक है, इस तरह की बातें भी लिखी हुई है यहाँ पे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति एक दल से चुनकर सदस्य बनता है, बट उसको त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, इसको पक्ष त्याग यानी कि क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ज़ीरो आर 1962 में फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था। 1 घंटे का समय होता है जो कि 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे समाप्त होता है। इस समय ये समय प्रश्नकाल का होता है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी मैटर्स होते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद आता है 109। इसके अनुसार जो धन विधेयक है, मनी बिल, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। ठीक है, और कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय जो होता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। इसके बाद इस बेसिकली क्या होता है कि मनी बिल से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 110 में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं जो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। साथ ही जो भी व्यय की चीज़ें होती हैं वो भी इसमें मेंशन होती है। ठीक है, अगर व्यय की चीज़ें मेंशन है बट प्रावधान जो है वो मनी बिल से रिलेटेड नहीं है तो उसको एज अ ऑर्डिनरी बिल ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है, इस पर राज्यसभा का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में भी ऐसा मान लिया जाता है कि वहाँ से भी पारित हो गया है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा चाहे तो 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को, बट वो फाइनली उसको भी पास माना जाता है यदि वो एक बार लोकसभा से पास हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 108। इसमें जॉइंट सिटिंग के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। जॉइंट सिटिंग तभी बुलाई जा सकती है यदि वो ऑर्डिनरी बिल हो या फिर कोई नॉर्मल ऐसी सिचुएशन हो। 2 सिचुएशंस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। पहला है मनी बिल रिलेटेड और दूसरा है आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसके अतिरिक्त ही बाकी सभी केसेस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है आर्टिकल 108 के तहत। इसके बाद आर्टिकल 118 है। इसके अनुसार जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता करेगा। अब तक 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई जा चुकी है। ईयर 1961 में फर्स्ट टाइम, जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था। 1978 में
सेकेंड टाइम बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल था। इसके बाद 2002 में थर्ड टाइम जिसमें प्रिवेंशन फॉर टेररिज्म बिल पास किया गया था। ठीक है, तो इन तीनों के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी। बस यही 3 केसेस आपको याद रखने हैं। इसके बाद वही बात लिखी हुई है कि मनी बिल जो है उसका जो निर्णय होता है वो अध्यक्ष करता है। इसके बाद आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, यानी कि बजट। ये भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो भारत से की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इससे जो धन निकालने का कार्य किया जाता है वो अप्रोप्रिएशन बिल, जिसको विनियोग विधेयक कहते हैं, इसको पारित करने के बाद होता है। ठीक है, बट आर्टिकल 116 में ऐसा कहा गया है कि अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है उसके बाद भी लोकसभा के पास पावर है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ कर सकती है अगर वोट ऑन अकाउंट किया जाए। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट करने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी निकाली जा सकती है। लोकसभा की ये पावर है अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है तब भी। इसके बाद आता है कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, तो पार्लियामेंट्री कमिटी हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। तो संसद जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की स्थापना करती है। बार बार मतलब कोई भी ऐसे केस आते हैं जिसमें डिस्कशन की ज़रूरत होती है, एक रिपोर्ट फॉर्म करने की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड ये सिचुएशन आती है। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है। एक स्थायी समितियां होती हैं जिसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और एक एडहॉक कमेटी होती है अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे अगर कोई सिचुएशन आती है उस सिचुएशन पे कोई कमेटी बनाई जाती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही वो वर्क करती है। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो एक बात कही जा रही थी, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये एडहॉक कमेटी का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद जो इसके स्थायी समितियां होती हैं वो परमानेंट नेचर की होती हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है प्रति वर्ष हर साल ये लोग अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती हैं, या फिर पीरियोडिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के सामने, यूजुअली प्रेसिडेंट के सामने या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के सामने प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो टेम्परेरी होता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। जो एडहॉक कमिटीज़ होती हैं वो टेम्परेरी नेचर होती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनका, उस पर ये डिटेल में रिपोर्ट बनाती हैं और रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है। उसके बाद इनका कार्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। डिफरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे जो स्थायी समितियां हैं उनका। तो पहला स्थायी समिति है फाइनेंशियल समिति, जिसको फाइनेंशियल कमेटी, जिसको वित्त समितियां कहते हैं। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इंक्वायरी कमेटी आती है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। उसके बाद आता है डे टू डे बिजनेस, जो पार्लियामेंट का डे टू डे बिजनेस होता है, इससे रिलेटेड समिति, सदन समिति अथवा सेवा समिति, हाउस कीपिंग या फिर सर्विस कमेटी, और साथ ही कमिटी ऑफ SC/ST वेलफेयर। ठीक है, ये सभी जो है ये परमानेंट कमिटीज़ हैं। इसके बाद जो वित्त समिति हैं, फाइनेंशियल जो कमिटीज़ हैं, इसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ आती हैं। फर्स्ट है PAC, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी, और इसके बाद आता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, PUC। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जो कमिटीज़ बनाई जाती है वो कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं कि जिसमें लोकसभा के जो मेंबर्स हैं और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इनके बीच का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। इसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके टोटल मेंबर्स होते हैं 22, जिसमें 15 मेंबर्स लोकसभा से और 7 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से इलेक्ट किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, और ये बेसिकली जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स होती हैं, कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है प्रेसिडेंट को, ये उसको फर्दर ऑडिट करती हैं। ठीक है, तो ये कार्य होता है PAC का। इसके बाद आता है एस्टिमेट्स कमेटी, जिसमें मैक्सिमम सदस्य होते हैं, 30 होती हैं सदस्य। इसमें ये जो 30 सदस्य हैं ये केवल लोकसभा से ही निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इनका कार्य होता है कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ बताना, जिससे कि इकोनॉमी जो है वो बेटर एफिशिएंसी के साथ और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी का कार्य ये कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद आता है पब्लिक
अंडरटेकिंग्स कमेटी जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इनका कार्य होता है जो स्टेट ओन्ड या फिर सेंटर ओन्ड जो PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कंपनीज होती हैं, इनके अकाउंट्स और इनके वर्किंग्स से लेकर जो वर्किंग से या फिर जो रिपोर्ट्स आती हैं इनकी जांच करना। तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी का कार्य होता है। इसके बाद पेटिशन कमेटी, याद रख सकते हैं, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया होगा इसलिए इसको नोट्स में रखा गया है, अदरवाइज ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पेटिशन कमेटी होती है जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। जो PAC होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मेनली जो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनमें से इसका चुनाव किया जाता है और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का पार्लियामेंट्री कमिटीज़। आज का जो टॉपिक है वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है संसदीय अधिनियम, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो भी नई चीज़ें आई हैं या फिर जो भी एक्ट्स हैं जिसमें ऑल्टरेशन हो गया या अमेंडमेंट हो गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके करंट का टॉपिक है। यहाँ पे मैं बस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी को रिपीट कर रही हूँ एज अ नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो कि 1954 में आया था, 1954। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में आया था और इसका ये जो प्रभावी हुआ था, केम इनटू इफेक्ट, वो 1955 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसके अधीन जो सभी अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल, संज्ञेय और विचारणीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल होते हैं ये जो अपराध होते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में। सो उसी से रिलेटेड है कि जो प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट होते हैं इसके अधीन जो दंड दिए जाते हैं उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल होता है और साथ ही कुछ एक वर्ड लिखा था, कुछ ट्रायल से रिलेटेड वर्ड लिखा था। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, फिर से वही है, प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके अंतर्गत जो ट्रायल होता है क्राइम का वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, सिर्फ उनके ही द्वारा किया जा सकता है। और जो महानगर में होते हैं वो मामले जो होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आता है घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, 2005 में आया था और 2006 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, सर्वप्रथम 1871 में आया था। ठीक है, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके बाद आता है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था और 1990 से लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट याद मत करिएगा, अदरवाइज डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा याद करने के लिए और कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, ईयर्स याद करना ज़रूरी होता है क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए थे जो कि 2016 से प्रभावी हुए थे। इसका जो उद्देश्य होता है वो SC/ST में हो रहे अत्याचारों का निवारण करना होता है। इसके बाद कुछ और बातें लिखी हुई है इसमें, और इस अधिनियम के तहत जो गिरफ्तारी पूर्व जमानत होती है वो पूर्णतः निषेध होती है, मतलब एंटिसिपेटरी बेल एक्यूज्ड को नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही जो इसके अधीन अपराध होता है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर आता है। सिर्फ यही जो है इसके जांच कर सकते हैं, इनसे नीचे के रैंक का अधिकारी जो होता है उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है जांच। उसके बाद आता है अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी अस्पताल या फिर शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, साथ ही सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पे इससे डायरेक्ट ईयर्स पूछे गए थे। इसके बाद आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में आया था। ठीक है, ये हमारा एक लीगल राइट है, बाद में इसको एज अ फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था। आर्टिकल 19(1) के
क में इसको एज अ फंडामेंटल राइट प्रेजेंट किया गया था। इम्पॉर्टेंट केस है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके तहत आरटीआई को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाद में 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, जिससे केंद्र सरकार द्वारा जो सूचना के अधिकार के नियम हैं, उसके तहत जो सूचना आयुक्त है, इसका जो कार्यकाल है उसको 3 वर्षों का कर दिया गया या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन था पहले 5 वर्षों का हुआ करता था, अब इसको 3 वर्षों का कर दिया गया है। इसके साथ ही जो इनकी सैलरी होती है, भत्ता होता है या फिर अन्य सुविधाएं होती हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये एक सामाजिक आंदोलन है। आरटीआई एक्ट 2005 से संबंधित जो केस है वो है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद। ठीक है, ये भी केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था। इसके द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 में आया था। इसका जो कार्य था वो सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देना था अनुसूचित क्षेत्रों में। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों के डिफरेंट एक्ट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर और साथ ही जो घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था, जिसको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई है, जिसमें जो शीर्ष पर है वो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इसके अधीन हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके बाद ट्रिब्यूनल्स आते हैं। न्यायपालिका की ये एक एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई थी। सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया था। इसके बाद आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। पार्ट 5 में आता है सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सभी पार्ट 5 से रिलेटेड है और आर्टिकल जो है वो है 124 से 147। ठीक है, 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो वर्तमान में 34 है। तो अगर एक चीफ जस्टिस को हटा दिया जाए तो बाकी सभी जो जज हैं वो 33 हैं। ठीक है, और टोटल जो हो जाता है वो है 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझते हैं उसके बाद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति कंसल्ट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ठीक है, कुछ स्पेशल जो स्पेशली इम्पॉर्टेंट जुरिस्ट होते हैं, जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके परामर्श के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसी तहत सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। ठीक है, तो वंस एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिए जाते हैं तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ परामर्श करके अन्य जजों की, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उससे परामर्श लिए जाते हैं और अन्य जजेस की नियुक्ति होती है। यहाँ पे जो जजेस की नियुक्ति की जाती है उसके लिए एक कॉलेजियम बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉलेजियम का अर्थ ये है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 4 अदर जो एल्डर जजेस होंगे उनके साथ मिलके कॉलेजियम बनाया जाएगा और ये कॉलेजियम का कार्य होगा अन्य जजेस की नियुक्ति करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही हाई कोर्ट के भी। इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने का क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई है। तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना तो सबसे
पहले आता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है हाई कोर्ट या फिर 2 और मोर सच कोर्ट्स, यानी कि उच्च न्यायालय या फिर 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो या तो वो हाई कोर्ट का 5 ईयर्स के लिए जज हो, या फिर हाई कोर्ट नहीं तो 2 और मोर अदर कोर्ट्स जो है उनको मिला के जो टोटल वर्ष होता है 5 वर्षों के लिए 5 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए जज होना चाहिए। साथ ही दूसरी क्वालिफिकेशन भी है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हाई कोर्ट का 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट का नहीं है तो 2 और मोर अदर जो कोर्ट्स हैं उनका सक्सेसिव ईयर्स में एक साथ जो ईयर्स आते हैं उसमें एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्षों के लिए। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो है राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्डिक्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में जो न्यूनतम आयु है उसका उल्लेख नहीं किया गया है, कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। इसके साथ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो सभी अपना रेजिग्नेशन जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। आर्टिकल 101-4 के सब क्लॉज 4 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको हटाने का जो प्रावधान होता है, रिमूवल का प्रोसेस होता है, वो एक तरह का इम्पीचमेंट की तरह ही प्रोसेस होता है। ठीक है, जो रीज़न हो सकते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सिद्ध कदाचार हो, प्रूवन मिसबिहेवियर, या फिर असमर्थता हो, इनकैपेसिटी हो। ठीक है, तो इन 2 आधारों पे रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है किसी जज को रिमूव करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन आधारों पे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन रिजोल्यूशन राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, और राष्ट्रपति के आदेश पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों सदनों में अगर रिजोल्यूशन पास होता है तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के पोस्ट से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो भी एक्यूजेशन लगाया जाता है उसके लिए एक जांच कमेटी होती है, एक जांच बैठती है पर्टिकुलर जज पे, जो कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार होता है, और इसमें कुल 7 धाराएं हैं जिसके तहत जांच बैठाई जाती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे। नेक्स्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो है 65 वर्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए 65 वर्ष, क्योंकि नेक्स्ट जब हम अदर कोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे एजेस जो हैं वो वेरी करती हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो है 65 ईयर्स, और साथ ही जो इनका वेतन होता है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो किसी भी कोर्ट में ये वकालत नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। इसके बाद आर्टिकल 127 में यदि सर्वोच्च न्यायालय का किसी सत्र में कोरम नहीं पूरा हो पाता है तो उस टाइम पे एडहॉक जज की नियुक्ति की होती है, जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और इनके टेम्पररी नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, जिसको एडहॉक जज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 127 में एडहॉक जज के बारे में प्रावधान जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद आता है आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले या फिर जो राष्ट्रपति जो होता है वो कभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसको कोई डिसीजन लेना है और उस टाइम पे अगर कोई जुडिशियल रिव्यू करवाना है तो उसके लिए कुछ बेंच बैठती है, जजेस की बेंच होती है। इसके लिए 5 बेंच ऑफ जजेस होना ज़रूरी है।
यदि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि राष्ट्रपति अगर परामर्श लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी चीज़ में, तो उस केस में 5 बेंच ऑफ जजेस जो होती है वो फैसला करती है, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल 129। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में है, इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ ये होता है कि इसके जो सभी निर्णय लिए जाते हैं उसको एज अ एविडेंस ऑफ फैक्ट किसी भी केस में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आर्टिकल 129 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 131। इसके तहत जो केंद्र और राज्यों के बीच या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई भी ऐसा निर्णय लेना होता है, कोई विवाद पे निर्णय लेना होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 131 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं 2 या 2 स्टेट्स के बीच में, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं या नहीं। तो वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, ठीक है। यहाँ पे है नेक्स्ट आर्टिकल 132 से 136। ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। आर्टिकल 137। इसके द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना निर्णय दिया है तो उस पर वो रिव्यू भी कर सकता है, अपने ही किसी जजमेंट पे रिव्यू कर सकता है। इसके साथ ही जो संविधान की व्याख्या है उसको करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक भी कहा जाता है, तो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है आर्टिकल 139 का ए सब क्लॉज 2। इसके तहत देश के किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे केस को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को पास होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के जो मौलिक ढांचे हैं या फिर जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसका जो सिद्धांत है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया था और इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और यदि ऐसा पाया गया कि कोई भी लॉ जो है वो पास किया गया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, इनवैलिड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये केशवानंद भारती 1973। इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है पॉलिटी में, स्टार्टिंग से जब से मैं बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया, प्रीएम्बल जब पढ़ाया था और साथ ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो काफ़ी बार इस पर्टिकुलर केस की चर्चा हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 143। काफ़ी बार बताया जा चुका है, फिर से बता रही हूँ यहाँ पे। राष्ट्रपति यदि कोई सलाह लेना चाहता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना चाहता है या फिर कोई जुडिशियली कोई भी सलाह लेना चाहता है तो उससे वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का राज्यपाल, द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 5 जो है यूनियन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। क्वेश्चन का रिप्लाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 129 किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से आर्टिकल, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ तक एंड होता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स का, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कितने आर्टिकल हैं और इसका कहाँ से कहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना रहता है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति किसी परामर्श लेते हैं तो उस टाइम पे कितने जजेस जो होते हैं वो बेंच में शामिल होते हैं, ठीक है। तो कितने जजेस की बेंच जो होती है उसका फॉर्मेशन किया जाता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सभी आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द गवर्नर, राज्यपाल।
जो कि पार्ट 6 में आते हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पे है, ठीक है। तो जिस तरह से केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति हुआ करता था, उसी तरह से स्टेट के स्तर पे, राज्यों के स्तर पे गवर्नर होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 चैप्टर 2 है। आर्टिकल्स जो है यहाँ से रिलेटेड हैं वो 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। तो 153 से 167 इंपॉर्टेंट है, 153 से 167। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में संशोधन किया गया, जिसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ही पर्सन 2 या 2 स्टेट्स के अतिरिक्त चार्जेस भी ले सकता है, वहाँ पे भी वो गवर्नर रह सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 155। इसके तहत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसके जो पद ग्रहण की कार्यकाल की अवधि होती है ये 5 वर्षों की होती है, ठीक है। और आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक बना है तब तक ये राज्यपाल जो होते हैं वो अपने पद पर रहते हैं। इसके बाद आर्टिकल 156 के सब क्लॉज 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित जो अपना पद त्यागना है, रेजिग्नेशन है, वो दे सकते हैं। तो रेजिग्नेशन जो है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति को दिया जाता है। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल के जो क्वालिफिकेशन है वो है, फर्स्टली उसको भारत का सिटीज़न होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकेंडली 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद आर्टिकल 166, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये भी। इसके अनुसार राज्य सरकार के सभी जो कार्यकारी कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो वर्क होते हैं, वो सभी राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। आर्टिकल 202 के सब क्लॉज 3 के पार्ट ए के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और उनके पद से संबंधित जो अन्य व्यय है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। यहाँ पे ये आर्टिकल और इसका पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सैलरी होती है गवर्नर की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसके बाद आता है आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। यहाँ पे ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। आर्टिकल 164 इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 239 का सब क्लॉज जो ए है ये दिल्ली से संबंधित है। 239 दिल्ली से संबंधित है और इसके अनुसार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो यूनियन टेरिटरी है इसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद आर्टिकल 168 के अनुसार जो राज्य विधानमंडल होता है उससे रिलेटेड राज्यपाल के पास कुछ पावर्स होती हैं। पहला कि वह राज्य के विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, साथ ही सत्रावसान प्रोरोगेशन जिसको कहते हैं वो कर सकता है और साथ ही विघटन डिसोल्यूशन करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 168 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कुल 1/6 भाग होते हैं इनके सदस्यों की नॉमिनेशन करता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो 1/6 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू। राज्य विधानमंडल के लिए जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं इससे एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। बट ये जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, इसके तहत ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय था इसके जो नॉमिनेशन किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा और साथ ही गवर्नर के द्वारा, इन सभी को कैंसिल कर दिया गया था।
नेक्स्ट आर्टिकल है 165। इसके तहत राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल से रिलेटेड जो प्रावधान है और इसकी जो नियुक्ति होती है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल के से रिलेटेड प्रावधान जो है वो आर्टिकल 165 में दिए हुए हैं। इसके बाद आता है राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, तो कोई भी बिल अगर पास कर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा तो गवर्नर के पास भेजा जाता है। उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। पहला कि वो अपने एक्सेप्टेंस दे दे, स्वीकृति दे दे। दूसरा, अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ठीक है, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वीकृति रोकने के बाद राष्ट्रपति को भेज सकता है जिसमें वो उसकी राय मांग सकता है या फिर उसके लिए सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के सुझाव के लिए। इसके साथ ही विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। ठीक है, यदि वो मनी बिल नहीं है उस केस में वो रिकंसीडरेशन के लिए वापस स्टेट लेजिस्लेचर को भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, अगर वो दोबारा से भेजा जाता है, रिकंसीडरेशन के बाद फिर से भेजा जाता है, तो उस टाइम पे गवर्नर को साइन करना पड़ता है, अपनी स्वीकृति देनी रहती है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रावधान जो हैं वो बिल से रिलेटेड है और ये जो सभी प्रावधान हैं ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम टाइम में ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पे आपका प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाएगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। आर्टिकल 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि विधेयक पर अनुमति दे या फिर अनुमति रोक ले। ठीक है, तो अगर वो राष्ट्रपति के लिए परामर्श के लिए रुका हुआ है कोई भी बिल तो उस टाइम पे वो जो फाइनल डिसीजन है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 201 में कहा गया है। और राष्ट्रपति भी चाहे तो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। देन आर्टिकल 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस की पावर होती है, ऐसा आर्टिकल 213 के तहत उसको ये पावर मिलती है। आर्टिकल 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा या फिर तो जिस तरह से प्रेसिडेंट की पावर्स हुआ करती थी किसी दंड को से रिलेटेड वन बाय वन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। वहाँ पर भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से डिटेल में समझाती हूँ। इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रावधान दिए गए हैं जैसे कि दंड को क्षमा करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमा करना मतलब पूर्णतः उसको समाप्त कर देना जिसमें पार्डन की सिचुएशन आती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रविलंबन जिसमें कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिप्राइव कहते हैं बट यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं तो हम लोग हिंदी में ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रविलंबन है, इसका मतलब ना ही प्रकृति को चेंज करेंगे, जो भी दंड दिया गया है उसकी प्रकृति वही रहेगी और साथ ही उसकी ड्यूरेशन जो थी वो भी वही रहेगी, बस कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रविलंबन, इंग्लिश में रिप्राइव। उसके बाद नेक्स्ट आता है विराम जिसको इंग्लिश में रेस्पाइट कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इम्पॉर्टेंट है, विशेष परिस्थितियों में ही यहाँ पे दंड को जो है उसका जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध है, ऐसी सिचुएशन हो, या फिर कोई महिला है तो वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दंड का जो प्रावधान है उसका जो भी ड्यूरेशन दिया गया था उसको कम कर दिया जाता है विराम में। इसके साथ ही परिहार आता है। परिहार भी सेम चीज़ है बट ये विशेष परिस्थिति में नहीं होता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पे होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति के कोई भी परिस्थिति हो, स्पेशल परिस्थिति हो या फिर ना हो, बट उसके जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको परिहार की स्थिति कहते हैं। इसके बाद आता है लघुकरण जिसमें प्रकृति को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यदि किसी को फांसी की सज़ा होती है तो उसको कारावास में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रावधान होते हैं जिसमें प्रकृति चेंज कर दी जाती है उसको लघुकरण, इंग्लिश में कम्यूट कहते हैं। तो ये सभी शक्तियाँ जो हैं
ये गवर्नर के पास होती हैं और ये गवर्नर की जो शक्तियां हैं इसका प्रावधान आर्टिकल 161 में दिया गया है। सिमिलर पावर्स हमने देखी थी प्रेसिडेंट की भी। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास इन सभी से रिलेटेड पावर्स जो हैं, सेम पावर्स हैं, वो दी गई हैं। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू जो है वो भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। किस राज्य की बनी थी ये आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे राज्य के विधानमंडल और मंत्री परिषद के बारे में। तो स्टेट लेजिस्लेचर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म होते हैं स्टेट में, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है गवर्नर। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एक्ट्स देखे जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे, उससे रिलेटेड ईयर्स पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जो हैं वो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं आई होप आप लोग उसका रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी अब तक पढ़ा दिया गया है वो सभी रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। धन्यवाद।